everyone, welcome back to Panesia. Today we are back again with the next class of reasoning. We are preparing you for SSC CGL. I hope सबकी preparation अच्छे से चल रही होगी. हम नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं रीजनिंग की, जिसमें हम फिर से वही मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे. क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे. तो let's begin with the class. Here is one motivational quote for you all, which states, study like there's no tomorrow, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you'll probably be too late. मतलब कि कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए ये सोच के कि कल है ही नहीं आपके लिए. हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि चलो कल से पढ़ना शुरू करेंगे, नेक्स्ट मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, वो पर्टिकुलर जब हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि कल से काम करेंगे ये, तो अगर आपकी आदत है कल पर डालने की, तो वो चीज आपको बहुत खराब करने वाली है. तो हमेशा ये सोच के पढ़ो कि कल है ही नहीं, तो मतलब आज से ही पढ़ना शुरू करो, आज से ही हर चीज की तैयारी करनी शुरू करो. बिकॉज if you study from today onwards, today itself, तभी कुछ रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे. अगर यही सोचते रह जाओगे कल करेंगे परसों करेंगे, तो कोई ना कोई अपने आप को आप एक्सक्यूजेस देते रहते हो. तो जिस वजह से क्या होता है कि एग्जाम पास में आ जाता है, कोई दिन निकाल देते हैं हम कल 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 करते, तो फिर इस वजह से शायद हम रह जाते हैं. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली, ताकि आपका एग्जाम जल्दी से क्रैक हो. So let's begin with the first question for today. This is the first question for today, missing number series. नंबर सीरीज है भाई 98, 95, 86, 82, 66 एंड द मिसिंग नंबर आफ्टर 66. हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा. लेट्स सी, लेट्स टेक द डिफरेंस. यहाँ पर देखें तो हो रहा है -3, यहाँ पर देखें तो हो रहा है -9. आगे चले तो फिर से हो रहा है भाई -4. ठीक है, आगे चलते हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो हो रहा है -16. आई होप यहां तक सभी को क्लियर है. चलो भाई, मैंने एक चीज नोटिस करी, वो चीज ये है कि यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, और मुझे लगता है कि यहां पर 5 आने वाला है. शायद हो सकता है यहां पर 3 का स्क्वायर है, यहां पर 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट आने वाली टर्म जो होगी वो 5 का स्क्वायर होगी, है ना. ओके, अगर यहां पर 5 आने वाला है, 3, 4, 5, दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा भाई नंबर. कैन यू गेस द नंबर? 66 - 5, दैट इज 61. आंसर कम्स आउट टू बी सी पार्ट. आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव लिंक बन रहा था नंबर्स में. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ये नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे और बीच में स्क्वायर्स भी आ रहे थे. ठीक है, तो लेट्स चेक द आंसर क्विकली. आंसर कम्स आउट टू बी 61. आई होप सभी को ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्या कह रहा है, हमें वो क्लस्टर दिया हुआ है नंबर्स का, 3 नंबर्स हमें गिवन है. यू नीड टू फाइंड आउट द लॉजिक बिटवीन दीज 3 नंबर्स. उस तरीके से कौन से वाले ऑप्शन में वो नंबर्स 3 है जो लिंक्ड है, जिस तरीके से ये वाले नंबर्स लिंक्ड है. चलो भाई, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक. अगर मैं फर्स्ट नंबर को देखूं, आई ऑब्जर्व इट एज 4 × 2. इसको देखूं, दिस इज 4 × 3, एंड अगर इसको देखूं, दिस इज 4 × 6. राइट, ओके. लेट्स कम टू दी ऑप्शंस नाउ. ऑप्शंस में अगर मैं देखूं, फर्स्ट ऑप्शन को आई ऑब्जर्व इट एज 3 × 2. फर्स्ट वन, दिस वन इज 3 × 2, दिस वन इज 3 × 3, एंड दिस वन इज 3 × 6. कैन यू फाइंड कि हाँ भाई जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा था इंटू 2, 3, 6, और यहाँ पर भी वही है 2, 3, 6. सो आंसर इज ए पार्ट. आई होप सभी को ये चीज क्लियर है. ऐसा क्या होता है भाई, कई बार ना कोइंसिडेंटली ही जो आंसर होता है वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, हमें बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट बाय चांस अगर ना होता तो हम बाकी के चेक करते, देखते कि जिस तरीके से ये लॉजिक लग रहा है, किस ऑप्शन में लग रहा है, तो फिर वो हमारा आंसर होता. आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है. लेट्स check the answer. Answer comes out to be 6,
9 एंड 18। आई होप सभी को सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉजी से लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में वही कोडिंग डिकोडिंग है ना, तो कोड हमें लिंक फाइंड करना है। तो वही चीज आपको बताई है, जब भी लेटर्स का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप सारे लेटर्स के नंबर लिख लो। नंबर लिखने से क्या होता है, हमें ना लिंक इजीली मिल जाता है। सी 13, 14, 15, 16. If I talk about L is 12, this is 15, this is 14 and Q is 17. Can you relate the numbers? ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है -1, यहाँ पर क्या हुआ +1, है ना, यहाँ पर +1, यहाँ पर क्या हुआ फिर से -1, यहाँ पर क्या हुआ फिर से +1। मतलब कि हमारा क्या चल रहा है, -1 +1 की सीरीज में हमारा लॉजिक लग रहा है। तो आप वही चीज इसमें कर दोगे, ठीक है। दिस इज 6, 7, 8 9, -1, सबसे पहले -1 हुआ तो 5 आ जाएगा। 5 किसका नंबर होता है, 5 इज ई आ जाएगा सबसे पहले। फिर +1 करोगे नेक्स्ट में, दैट इज 8 एंड दैट इज एच। क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस? सिर्फ 2 फाइंड करें और ऑप्शंस एलिमिनेट होके मेरा आंसर आ गया है सामने। ई एच वाला आंसर मेरा होने वाला है, दैट इज डी पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है। जब भी लेटर्स का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम नंबर लिखो, नंबर से लिंक जल्दी बनता है और आपका आंसर जल्दी आता है। लेट्स चेक द आंसर क्विकली। आंसर इज, as I told you, D part is our answer. I hope सभी को क्वेश्चन ये वाला भी क्लियर है। Let's move on quickly to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास काउंटिंग ऑफ फिगर्स से क्या काउंट करने हैं हमने अब काउंट करने हैं स्क्वायर्स। चलो लेट्स क्विकली काउंट द स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं तो स्क्वायर्स काउंटिंग में अगर हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म में फिगर दिखती है, दिस मैट्रिक्स फिगर, तो मैट्रिक्स फिगर में वही होता है कि रो में नंबरिंग, कॉलम में नंबरिंग, रो के एंड कॉलम के लार्जेस्ट नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 2 प्लस दोनों में से एक सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई, और वो मेरे पास स्क्वायर होते हैं। तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। जहां पर 1 आ गया वहीं पे स्टॉप एंड काउंट 4 + 1 दैट इज 5, मतलब कि इसमें 5 है। कैन यू सी दिस सेम फिगर, दिस पर्टिकुलर वन? ये चीज आपको दिख रही होगी, मतलब कि इसमें 5 स्क्वायर्स है। यही चीज इधर आपको दिख रही होगी, मतलब कि इस साइड भी 5 स्क्वायर्स है। टोटल अभी तक मेरे पास 10 हो गए। आई होप सभी को क्लियर है ये चीज यहां तक। 5 इसमें टोटल 10। कैन यू सी वन मोर थिंग कि ये वाली बड़ा वाला जो स्क्वायर है, दिस बिगर वन, उसमें भी वही चीज है। बट अगर मैं बोलूं कि बड़े वाले में 5 है तो मेरे पास 15 निकल के आते हैं। बट द थिंग इज, ये वाला स्क्वायर हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं छोटे वाले में, और ये वाला भी हम काउंट कर चुके हैं इसी वाले में, राइट? ये 2 स्क्वायर हम काउंट कर चुके हैं, तो हम -2 कर देंगे, दैट इज 13। यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर है। कैन यू ऑब्जर्व वन मोर स्क्वायर दैट इज इनसाइड द फिगर, दिस स्क्वायर, दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, ये कल्ला कल्ला स्क्वायर एक बीच में बैठा हुआ है ना? दैट मीन्स 1 + 1, सो आंसर कम्स आउट टू बी 14 स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आई होप सभी को क्लियर है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन आता है CGL में, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपको ट्रिक्स आनी चाहिए स्क्वायर्स काउंट करने की, ट्राइंगल्स काउंट करने की, ठीक है? तो इसमें लग रहा था मैट्रिक्स स्क्वायर का लॉजिक, जिसमें हमने काउंट करे स्क्वायर्स। आंसर came out to be 14, that is D part. Let's have a look at the answer quickly. So answer comes out to be D part. I hope सभी को clear है ये question. Let's quickly move on to the next question now. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमें वही नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, ठीक है, रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट अपकमिंग इमेज जो बतानी होती है हमने, तो वो चीज़ हमने बतानी है इसमें। तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद भी, मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। पहले सिर्फ फर्स्ट एरो को आप ऑब्जर्व करो, पहले ये इस साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर इस साइड गया, फिर नीचे गया, है ना? मतलब कि
पहले वो इस साइड ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ, मतलब फिर से ईस्ट की तरफ जाएगा फोर्थ वन में, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, अगर मैं इसको देखूं, इस वाले सेकंड वाले एरो को, ये जा रहा है नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, दैट मीन्स नीचे। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट टू एरोज की पोजीशन चेक करूं, कैन आई एलिमिनेट दी ऑप्शंस? लेट्स सी, कौन सा वाला ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो गया भाई, लेट्स ऑब्जर्व दिस वन, है ना, ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा ये वाला मेरा आंसर आ रहा है भाई, चेक करते हैं कि और तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट हो गया। सो आंसर कम्स आउट टू बी बी पार्ट। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिए सिर्फ इन दो एरोज की पोजीशन से, तो आंसर हमारा निकल के जो आया है वो है बी पार्ट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर, ताकि पता लग जाए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। यस, आंसर इज बी पार्ट। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। इजी होता है क्वेश्चन, बट इसमें पता क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन को कर रहे होते हो, जब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता होता है, यू नीड टू स्क्रॉल, है ना, क्योंकि क्वेश्चन फिगर ऊपर होती है, आंसर वाली फिगर्स नीचे नीचे एक एक करके आती हैं, तो आपको कंटिन्यूसली स्क्रॉल करना पड़ता है एंड अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ी सी शार्प बना के रखना ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताना है आपने कि जैसे 7 and 32 रिलेटेड है, उस सेम तरीके से कौन से और दो नंबर्स रिलेटेड है। लेट्स सी कैसे बताते हो, 7 and 32 को कैसे रिलेट करते हो। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ 7 और 32 को रिलेट करें, 7 into 4 दैट इज 28 प्लस 4 दैट इज 32। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया इस वाले को वो उसी नंबर से ऐड करना है नेक्स्ट नंबर लाने के लिए। लेट्स सी कि किस वाले ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि मैं जिस उस पर्टिकुलर नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से ऐड करूं, तो मेरे पास आना चाहिए 98। चलो भाई लेट्स सी दिस ऑप्शन क्विकली। अगर आप इस ऑप्शन को देखते हो 13 into 7 plus 7 आपके पास निकल के आएगा 98। 13 into 7 plus 7 आपके पास आ गया 98। सो आंसर कम्स आउट टू बी बी पार्ट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर ताकि हमें पता लग जाए हमारा आंसर सही है या नहीं। यस, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर निकल के आया है बी पार्ट। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, आपने बताना है जिस तरीके से सिनेमा एंड ऑडियंस रिलेटेड है उसी सेम तरीके से चर्च किस तरीके से किस वर्ड से रिलेट कर रहा होगा। आपको पता है सिनेमा में क्या होता है भाई, सिनेमा में ऑडियंस बैठी होती है, तो चर्च में बैठे हुए लोगों को क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली चर्च में बैठते हैं, उन्हें चर्च के बारे में पूछा है ना, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर नेम होगा। और जो ऑडियंस, जो लोग चर्च में बैठे होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर। ये जो सारे लोग आपको चर्च में बैठे नजर आते हैं उनको हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। तो आंसर इज ए पार्ट, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। सो आई होप सबको एक चीज और सीखने को मिली इस क्वेश्चन में। The people who sit in the church to attend the meeting, that particular one word is called congregation. I hope सभी को clear है। Let's move quickly to the next question now. This is the next question. क्या बताना है? 3 of the following 4 letter clusters are alike. इसमें से odd one out बताना है हमने। तो odd one out बताने के लिए सबके नंबर लिख लो। चलो अगर सबके नंबर लिखें 18, 17, 19, 20, ठीक है, 6, 7, 8, 10, 13, 12, 14, 15, 3, 2, 4, 5। क्या हम ऑड वन आउट बता सकते हैं इसमें? अगर मैं ये देखूं यहाँ पर हुआ है -1, यहाँ पर हुआ है +2, यहाँ पर हुआ है +1, है ना। चलो यहाँ पर हुआ फिर +1, यहाँ पर हुआ +1, यहाँ पर हुआ +2। मुझे तो लग रहा है कि अभी दोनों अलग अलग जा रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। -1 +2 +1, फिर से वही वाला हो गया ऊपर वाला, -1 +2 +1। नीचे वाला भी देख लो, -1 +2
+1. So odd one out is B part, जिसमें वो जा रहा है +1 and +2, बाकी सब में जा रहा है -1 +2 and +1. Let's quickly have a look at the answer ताकि हमें पता लग जाए आंसर क्या है अब हमारा भाई. F G H J, this is the odd one out. I hope सभी को क्वेश्चन क्लियर है. Let's quickly move on to the next question now. Next question क्या कह रहा है भाई, वही 3 नंबर्स का क्लस्टर, और हमें बताना है कि जिस तरीके से 5, 13 and 12 रिलेटेड है उसी तरीके से कौन सा वाला नंबर रिलेटेड होगा. भाई अगर आप 5, 13, 12 को देखते हो ना, एक इंस्टेंट आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की. कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो हमने याद करने हैं या याद होते हैं हमें ऑलरेडी, उनमें से एक है ये 5, 13 and 22. मतलब कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, आपको दिख रहा है कि एक साइड आपकी 13 है, एक 12 है, तो ये बट ऑब्वियस है कि ये 5 निकल के आएगी. आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको ऑटोमेटिकली याद होते हैं. तो उनमें से एक और ट्रिपलेट है, दैट इज 6, 8 and 10. दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अगर आपको पता है आपके पास दो साइड्स हैं 10 and 8, दूसरी 6 होगी. अगर आपको पता है आपके पास दो साइड्स हैं 6 and 8, थर्ड वाली आपके पास 10 निकल के आएगी. आई होप सबको क्लियर है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. सो आंसर इज डी पार्ट. इसमें मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ नंबर्स को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ऑप्शंस में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट और था, दैट इज 6, 10 and 8. आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है. लेट्स क्विकली चेक द आंसर ताकि पता लगे हमारा आंसर सही है या नहीं. यस, बिल्कुल सही है. आंसर इज 6, 10, 8. आई होप सभी को क्लियर है. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कोडिंग का क्वेश्चन है. कोडिंग में हमें बोला है कि कैब 6 से रिलेटेड है, बेडेड 40 से रिलेटेड है, हैड किससे रिलेटेड होगा. चलो भाई, कैब उन्होंने 6 से रिलेट कर दिया. सबसे पहले नंबर लिख लो 3, 1, 2. अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 6 आता है. ओके. बेड को उन्होंने 40 बोला है. 2, 5 and 4, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 40 आता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल. देख लो भाई, टायर 1 में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं. तो टायर 1 तो आपका पूरा स्कोरिंग होता है रीजनिंग को लेके. पता क्या है, जो एसएससी का टायर 1 होता है ना, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमारा जो आगे, क्योंकि एसएससी में टायर 1 के मार्क्स एंड तक आपके ऐड होने हैं, है ना. तो यही होता है भाई, अगर आपने टायर 1 में अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो ये चीज आपको आगे लेके जा सकती है फाइनल सिलेक्शन की तरफ. क्यों? क्योंकि जो टायर 2 होता है उसके जो उसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, वो आपके इक्वली इंटेलिजेंट और उतने ही स्मार्टनेस से वर्क कर रहे होंगे जितना आप कर रहे होंगे. थोड़ा बहुत फर्क होगा बट इक्वली होंगे थोड़े बहुत. ठीक है. तो आपका जो टायर 1 होना चाहिए ना, वो बेस्ट होना चाहिए क्योंकि इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाएंगे. तो ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स इन रीजनिंग इन टायर 1. फुल मार्क्स आ जाते हैं बहुत आसानी से रीजनिंग में, तो कोशिश करनी है आपने फुल मार्क्स स्कोर करने की रीजनिंग में. चलो भाई, लेट्स फाइंड आउट द कोड फॉर हैड. हैड का कोड, दिस इज 8, दिस इज 1 and this is 4 and that comes out to be 32. आंसर इज सी पार्ट. तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मेरे पास आ गया 32. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर. चलो भाई, आंसर इज 32. आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. साइलॉजिज्म से क्वेश्चन आया है भाई, काफी इंटरेस्टिंग है. चलो लेट्स सी. सबसे पहले तो हम इसकी वो बनाए वेन डायग्राम. नो क्रो इज अ बर्ड, तो क्रो बनाया, बर्ड बनाई. ठीक है. तो जब भी आप नो वाली वेन डायग्राम बनाओगे तो प्लीज डू शेड द फिगर्स ताकि आपको आंसर जल्दी से मिल जाए. ठीक है. नो क्रो इज अ बर्ड, ऑल बर्ड्स आर एनिमल. सारी बर्ड्स किसके अंदर? एनिमल के अंदर. एनिमल्स. आई होप ये चीज क्लियर है सभी को. दिस इज द वेन डायग्राम. इसके बेसिस पे हमें बताना है कौन सी कंक्लूजन गलत है, कौन सी सही है. सम एनिमल्स आर क्रो. क्या आपको एनिमल और क्रो के बारे में कुछ पता लग रहा है?
बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूंगी कि सम एनिमल्स एंड क्रो, मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मुझे पता है क्रो का बर्ड के साथ नो है, मुझे क्रो का एनिमल्स के साथ कुछ भी नहीं उन्होंने बताया था। तो अगर कुछ भी नहीं बताया तो हाउ कैन आई से सम एनिमल्स आर क्रो? आई विल से नो, इट डजंट फॉलोज। आई होप सबको क्लियर है। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, क्या आपको कुछ एनिमल्स बर्ड्स दिख रहे हैं? बिल्कुल सही। ये देखो, ये वाले जो एनिमल्स है ना, ये बर्ड्स है, मतलब कि एक पूरे बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा पोर्शन बर्ड्स का आ रहा है। यस, आई कैन से सम एनिमल्स आर बर्ड्स। नो एनिमल इज क्रो, एनिमल और क्रो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, ये भी गलत है। और जिन दो चीजों के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता और उस पर हमें पूछ लिया जाए कि इज दिस ट्रू और फॉल्स, तो आई विल से गलत है भाई, गलत है। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, जिन दो चीजों के बारे में कुछ नहीं पता वो गलत है। ठीक है, आने वाले कुछ डेज में मैं आपके लिए साइलॉजिज्म की कंप्लीट क्लास लेके आऊंगी, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक मिक्स क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट सब कुछ रहेगा उस क्लास में। तो डू वॉच दैट सेशन इन द अपकमिंग डेज, ताकि आपका जो भी डाउट है साइलॉजिज्म को लेके वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हाँ, और साथ साथ में अगर आप सेशन अभी देख रहे हो तो डू शेयर द वीडियो ऑल्सो, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके। ठीक है, क्या होता है भाई, सेशन को शेयर करा करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे सेशन को तो क्या होगा, आप भी पढ़ते रहोगे, हम भी पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो शेयर एज मच एज पॉसिबल। चलो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। एक तो मुझे दिख रहा है कि सेकंड वाली फॉलो कर रही है। ठीक है, सेकंड वाली फॉलो कर रही है। आपने एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, वो इसमें और इसमें वो चीज ये है कि इस पे लग रहा है आइदर और। आइदर और किस पे लगता है? सम के साथ नो पे लगता है। जब आपको सम के साथ नो का पेयर दिखता है, दोनों में एलिमेंट्स सेम होते हैं, दोनों गलत होती हैं, तीन कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो मतलब कि इस पे और इस पे लग गया आइदर और। सारी कंडीशंस डिस्कस करेंगे जब हम साइलॉजिज्म का चैप्टर करेंगे, आइदर और की सारी कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि बच्चों को आइदर और बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से, इजी तरीके से सिखाऊंगी आइदर और कि आपका कभी भी गलत नहीं होगा आइदर और। चलो भाई, आंसर देखते हैं जल्दी से। सेकंड वाली तो फॉलो कर ही रही है, 1 और 3 पे आइदर और लग रहा है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। आंसर इज डी पार्ट, conclusion 2 and either conclusion 1 और 3 follows। I hope सभी को क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे से समझ आया है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर इज डी पार्ट। आई होप क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। लेट्स क्विकली नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या कह रहे हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बीच बीच में आपको ट्रिक करेगा ये क्वेश्चन, बट हाँ, अगर आपको कोई लाइन लिंक होती नजर ना आए, नेक्स्ट लाइन पे स्विच हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि जो चीज समझ आ रही है उसको लिंक बनाओ, पीछे आ जाना फिर वापस जो बाद में लिंक हो रही होगी। चलो भाई, D इज सन ऑफ C, जल्दी से बनाते हैं इसके पहले फैमिली ट्री को, फिर आएंगे आंसर पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, D इज सन ऑफ C। आई होप फर्स्ट वाली चीज सबको क्लियर है, D सन है C का, एंड ब्रदर ऑफ E। कौन ब्रदर है E का? D की ही बात करते हैं, जब भी एंड आ जाता है तो वो पहले वाले की बात कर रहा होता है। इट इज ब्रदर ऑफ E। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट नाउ। एंड ब्रदर ऑफ E, एंड E इज नीस ऑफ। अब E अगर नीस है F की, नीस कौन होती है, भाई की बेटी या बहन की बेटी? ठीक है, तो नीस फीमेल होती है पहली बात तो, ई नीस है। ठीक है, नेफ्यू मेल होता है। नीस होता कौन है, भाई की बेटी को बोला जाता है या बहन की बेटी को बोला जाता है? वो कह रहे हैं कि ई नीस है एफ की। एफ की अगर नीस है ई, दैट मीन्स कि एफ की नीस का मतलब उसकी बहन की बेटी या भाई की बेटी है। चलो भाई, इसको अभी एफ को नहीं बनाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो, सी इज सिस्टर ऑफ बी। सी किसकी सिस्टर है? सी सिस्टर है भाई बी की, मैंने बना दिया। एंड आंट ऑफ ए, सी इज आंट ऑफ ए। सी किसकी आंट है? ए की आंट है, इसको भी बाद में बना लेंगे।
ठीक है। सी इज आंट ऑफ ए, आंट कौन होती है, या तो मासी या तो भुआ, सी आंट आएगी भाई ए की, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, एफ फादर ऑफ बी हैज 2 चिल्ड्रन, जो फादर है बी के, फादर जो बी के फादर है जो बी के, उनके 2 बच्चे हैं, हैज 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर। अच्छा, ये दोनों भाई बहन थे ना, भाई भाई या बहन बहन, अभी बी का जेंडर नहीं मुझे पता। उन्होंने बोला कि जो बी के फादर है ना, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। एक लड़की तो है, दैट मीन्स ये लड़का है। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। चलो आगे चलो, यहां तक हो गया मेरा। इफ ए इज सन ऑफ एफ, वो कह रहे हैं ए किसका सन है, एफ का सन है, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। अब अगर वो कह रहे हैं कि ए किसका सन है, एफ का, और आगे भी कुछ पहले भी बोला हुआ था उन्होंने कि ई इज नीस ऑफ एफ, हमने 2 चीजें मिस करी थी, ई इज नीस ऑफ एफ, सी इज आंट ऑफ ए एंड ए इज सन ऑफ एफ। अगर हम इन तीनों चीज को रिलेट करते हैं, अब उन्होंने बोला ए इज सन ऑफ एफ, एफ का सन है ए, और ऊपर उन्होंने बोला था कि सी इज आंट ऑफ ए, सी किसकी आंट है, ए की आंट है। ए की आंट है मतलब कि अगर सी ए की आंट है, दैट मीन्स कि बी का बच्चा होगा ए और उसकी बुआ होगी सी, है ना। और फिर उन्होंने बोला था ए इज सन ऑफ एफ, ए किसका सन है, एफ का सन है, और वो बी का भी सन निकल के आ रहा है, दैट मीन्स एफ उसकी मदर हो जाएगी भाई, एफ इज मदर ऑफ ए। चलो लेट्स सी कि जो जो चीजें मैंने मिस करी थी वो सारी चीजें बन गई हैं या नहीं बनी। ई इज नीस ऑफ एफ, ई इज नीस ऑफ एफ, ई इज नीस ऑफ एफ, यस बिल्कुल सही है, ई इज नीस ऑफ एफ। आगे देखो, ए इज सन ऑफ एफ, बिल्कुल सही है। सी इज आंट ऑफ ए, सी इज आंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। सो दिस इज आवर कंप्लीट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या पूछा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ का सी से रिलेशन। वही चीज, ये देखो, ये दोनों भाई बहन है, ये भाभी है लगी उसकी, भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है, आंसर सी निकल के आया है हमारे पास, दैट इज सिस्टर इन लॉ। दिस इज द पर्टिकुलर फैमिली ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वही चीज आपको बताई, बीच में कोई लाइन ऐसी आ जाए जिसको आप रिलेट ना कर पाओ, आगे वाला क्वेश्चन बना लो, फिर उसको रिलेट कर लेना, हो जाएगा इजीली। आई होप सबको क्लियर है। सो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, सिस्टर इन लॉ। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन एंड शेयर करो ज्यादा से ज्यादा सेशन को। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, डू लाइक द सेशन। चैनल पर नए हो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलते रहे। एंड थैंक यू एवरीवन। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें आपको फिर से वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि कुछ आने वाले दिनों में आपके लिए साइलोजिज्म की कंप्लीट क्लास रखी जाए, जिसमें आपके सारे बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।